हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम बैक माय चैनल टारगेट टीचर जॉब। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब में। दोस्तों, आज हम बीएड द्वितीय वर्ष भूगोल शिक्षण के विषय में पढ़ेंगे और ये है आपका लेक्चर नंबर 18। तो दोस्तों, यहाँ पर हम क्वेश्चन पढ़ने से पहले आपको ये इन्फॉर्म करना चाहते हैं कि आपका फर्स्ट पेपर शिक्षण के सिद्धांत एवं विधियाँ और फोर्थ पेपर जनसंख्या शिक्षा एवं पर्यावरण शिक्षा का यूपीएच पूरा कंप्लीट हो गया, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। और साथ ही टेलीग्राम चैनल पर बीएड क्लासेस के नाम से आपको इतिहास शिक्षण और भूगोल शिक्षण इन सब की लिंक और साथ ही आपको फर्स्ट पेपर और फोर्थ पेपर की भी लिंक अवेलेबल है। तो आपको जहां भी सुविधा हो आप वहां से अपनी स्टडी करिए। तो दोस्तों, यहाँ पर चलिए देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 18 है। यहाँ पे भूगोल की एक अच्छी पाठ योजना की क्या विशेषताएं हैं, व्याख्या कीजिए। ये आपके 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम आपके साथ बस डिस्कस करेंगे कि किस तरह से, चूँकि आप पाठ योजना टीचिंग में पाठ योजना बनाते थे और पाठ योजना की क्या विशेषताएं होती हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आप जानते ही हैं। तो बस एक बार हम आप डिस्कस कर लेते हैं तो ये सारी चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। क्योंकि दोस्तों, ये सब चीज़ें तो आपके लिए रटने वाली हैं नहीं कि इसको आप रट के याद करोगे। तो एक बार हम जब डिस्कस कर लेंगे तो ये सारी चीज़ें भूलेंगी नहीं। और दोस्तों, साथ ही यहाँ पर जब हम पाठ योजना का निर्माण करते हैं, शिक्षण कार्य करते हैं, तो जब हमारी टीचिंग होती है तो वहाँ पर कहीं ना कोई ऑब्जर्वर के रूप में होते हैं और वहाँ पर ऑब्जर्वर हमें हमारी कमियाँ बताते हैं, जो भी कमियाँ हम अपने पाठ योजना में शिक्षण कार्य करते समय करते हैं। तो एक तरह से वो सारी कमियों को दूर करके ही हम अपने अंदर वो निपुणता लाते हैं कि जिससे हम बेहतर ढंग से शिक्षण कार्य कर सकें। तो यहाँ पर वही सारी कमियों के बारे में ही हमें यहाँ डिस्कस करना है और साथ ही जो भी एक अच्छी पाठ योजना की जो विशेषताएं होती हैं उसके बारे में डिस्कस करना है। तो चलिए देखते हैं इसमें उत्तर। उत्तम पाठ योजना में निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाती हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर अगर हम ऐसे ही बात करें तो जो भी पाठ योजना बनती है वो उसमें किसी न किसी शिक्षण कौशल का प्रयोग होता है, शिक्षण विधियों का प्रयोग होता है और साथ ही सहायक सामग्री का प्रयोग होता है। तो और साथ ही इसमें अलग अलग शिक्षण कौशल के जो घटक होते हैं उस घटक के अंतर्गत जो भी चीज़ें आती हैं उन सब चीज़ों का प्रयोग हो रहा है कि नहीं, श्यामपट्ट का प्रयोग हो रहा है कि नहीं, जो शिक्षक के द्वारा ध्वनि यूज की जा रही है, यहाँ पे जो शिक्षक बोल रहा है क्या उसकी ध्वनि पूरे क्लास में सुनाई पड़ रही है बच्चों को कि नहीं। एक तरह से शिक्षक की जो आवाज़ है वो इतनी तेज होनी चाहिए कि वो उसकी जो कक्षा उसको सुनाई दे। तो ये सारी एक अच्छे पाठ योजना की विशेषताएं होती है कि वहाँ पर हर उस पहलू पर ध्यान दिया जाए जिससे कि छात्रों को अच्छे ढंग से अधिगम हो। तो दोस्तों, यहाँ पर चलिए देखते हैं पहला पॉइंट। पाठ योजना के पाठ के प्रत्येक पद के लिए कुछ समय निर्धारित होता है, साथ ही प्रत्येक विषय वस्तु निर्धारित समय में पूर्ण रूप से अध्यापित हो जाती है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम बात करें जो पाठ योजना तैयार की जाती है उस पाठ योजना में जो पद होते हैं उन पदों के लिए एक समय निर्धारित किया जाता है, जिससे कि प्रत्येक पद को समय के हिसाब से, समय के अकॉर्डिंग कंप्लीट करने का प्रयत्न करता है शिक्षक, जिससे कि वहाँ पे अधिगम भी सही ढंग से होगा और साथ ही समय की भी बचत होगी और उस समय के अंदर ही शिक्षक अपने शिक्षण कार्य को प्रभावी ढंग से करने का प्रयत्न भी करता है। यहाँ पर हम देखें नंबर 2 पॉइंट। पाठ के उद्देश्य ठीक प्रकार से निर्धारित होते हैं तथा उत्तम पाठ योजना व्यापक, लचीली, क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित होती है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम बात करें जो भी पाठ योजना होती है उसका जो उद्देश्य होता है उसका उद्देश्य पहले से ही निर्धारित होता है, क्योंकि पाठ योजना में इन सारी बातों का ध्यान रखा जाता है। और साथ ही जो पाठ योजना होती है वो एक तरह से व्यापक रूप में होती है, जहाँ पर विस्तार से उस जो भी पाठ योजना बनाई गई है, जिस भी विषय पाठ्य वस्तु से रिलेटेड जो है उस पाठ्य वस्तु के विषय में विस्तार से बताया जाता है छात्रों को। साथ ही वो सरल और क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित भी होता है, जिससे कि छात्रों को सही ढंग से समझ में आए और वो अपना अधिगम कर पाएं। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने देखा 2 पॉइंट। अब तीसरे पॉइंट पर चलते हैं। उत्तम पाठ योजना में दिए जाने वाले उदाहरण छात्रों के वास्तविक और दैनिक जीवन से संबंधित होते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हम बात करें एक
उत्तम पाठ योजना की जो विशेषता होती है वो कहीं ना कहीं उसमें जो उदाहरण दिए रहते हैं वो छात्रों को दैनिक जीवन से संबंधित होते हैं, जिसके माध्यम से वो खुद को उस विषय से कोरिलेट कर पाते हैं, जिससे अगर जो भी शिक्षक है वो अपने छात्रों को इस तरह से उदाहरण प्रस्तुत करता है जो कि वो दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं, एक तरह से वो उन चीज़ों से पहले से ही परिचित होते हैं, जिसके माध्यम से वो खुद को कनेक्ट कर पाते हैं। तो यहाँ पर ये एक अच्छे पाठ योजना की विशेषता होती है, एक उत्तम पाठ योजना की विशेषता होती है कि उसमें जो उदाहरण दिए जाएं वो सरल और सुव्यवस्थित होने के साथ साथ बालकों के दैनिक जीवन से संबंधित होने चाहिए, जिससे कि वो उदाहरण के रूप में उसे आसानी से समझ सकें। यहाँ पर हमने 3 पॉइंट तक देख लिया। अब हम देखते हैं नंबर 4 पॉइंट। उत्तम पाठ योजना में व्यर्थ की विषय वस्तु को शिक्षण के दौरान अध्यापित नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों यहाँ पर जो पाठ योजना निर्धारित होती है उसका समय निर्धारित होता है, तो उस समय में शिक्षक अपने पाठ योजना को सही ढंग से पदों में डिवाइड करके शिक्षण कार्य करता है। तो कहीं ना कहीं वहाँ पे जो अनावश्यक बातें हैं या फिर शिक्षण कार्य के दौरान जो भी व्यर्थ की विषय वस्तु है उस पर शिक्षक का ध्यान केंद्रित नहीं होता, बल्कि उसके अपने जो भी शिक्षण उद्देश्य हैं, जो भी पाठ्य वस्तु है उस पर उसका ध्यान केंद्रित होता है। तो कहीं ना कहीं इसमें समय की बचत तो होती ही है, साथ ही शिक्षक अपने जो भी शिक्षण उद्देश्य होते हैं उसको प्राप्त करने में सफल होता है, क्योंकि यहाँ पर वो पाठ योजना के अंतर्गत अपने शिक्षण को प्रभावशाली बनाने का प्रयत्न करता है। साथ ही साथ यहाँ पर जो भी छात्र हैं उनको किस तरह से अच्छे ढंग से अधिगम हो इस पर वो अपना ध्यान केंद्रित करता है। तो एक तरह से उसका फोकस अपने पाठ्य वस्तु को सही ढंग से छात्रों को समझाना, उनको अधिगम कराना, जिससे कि उनका व्यवहार परिवर्तन हो और साथ ही यहाँ पर उसका शिक्षण कार्य प्रभावशाली बने, जो भी उसके शिक्षण उद्देश्य हैं वो पूर्ण, इस पर उसका ध्यान केंद्रित होता है। तो ये कहीं ना कहीं पाठ योजना बनाने का एक लाभ है और ये पाठ योजना बनाने की एक विशेषता भी है कि एक अच्छे पाठ योजना की ये विशेषता होती है कि वहाँ पर शिक्षक अपने शिक्षण उद्देश्य को फोकस करे, अपने छात्रों के अधिगम को फोकस करे, ना कि फालतू की बातों पर फोकस करे। व्यर्थ का समय जहाँ पर खर्च करना वो व्यर्थ का समय वो ना खर्च करके सही जो समय है उसका सदुपयोग करे। इन सब चीज़ों का यहाँ पे शिक्षक ध्यान रखता है। तो दोस्तों अब हम देखेंगे नंबर 5 पॉइंट पे है, इसमें उपयोग की जाने वाली शिक्षण विधियां, प्रविधियां, तकनीकी आदि छात्रों की आयु, क्षमता, रुचि और योग्यता के अनुसार होता है। तो दोस्तों एक अच्छे पाठ योजना की, एक उत्तम पाठ योजना की एक विशेषता होती है, क्योंकि जो शिक्षक होता है उसे ये पता होता है कि उसके जो छात्र हैं उनकी बौद्धिक क्षमता क्या है, उनका स्तर क्या है, और यहाँ पर हम बात करें उनकी रुचि किस में है। इन सब चीज़ों का ध्यान रखकर ही शिक्षक पाठ योजना का निर्माण करता है। तो एक तरह से छात्रों की रुचि का ध्यान रखा जा रहा है, छात्रों की आवश्यकता का ध्यान रखा जा रहा है, छात्रों की क्षमता का ध्यान रखा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो शिक्षण कार्य होगा वो प्रभावशाली बनेगा, क्योंकि दोस्तों जो कक्षा होती है उसमें व्यक्तिगत भिन्नता होती है, जहाँ पर सामान्य बालक भी होंगे, पिछड़े बालक भी होंगे और प्रतिभाशाली बालक भी होंगे। तो ऐसी स्थिति में जब एक शिक्षक मनोवैज्ञानिक तरीके से कह सकते हैं, जहाँ पर शिक्षक हमेशा ये सब चीज़ों का ध्यान रखे, छात्र का स्तर, छात्र की क्षमता, छात्र की रुचि, छात्र की आवश्यकताएं, इन सब चीज़ों का अगर शिक्षक ध्यान दे करके पाठ योजना का निर्माण कर रहा है तो कहीं ना कहीं ये जो पाठ योजना बनेगी वो उत्तम पाठ योजना होगी, जिसके माध्यम से शिक्षक अपने शिक्षण उद्देश्य को प्राप्त करेगा, उसका जो शिक्षण कार्य है वो प्रभावशाली बनेगा और साथ ही जो छात्र हैं उनका अधिगम भी अच्छे ढंग से होगा। क्लियर। अब हम चलते हैं यहाँ पर 6 पॉइंट पर। दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ और हम आपसे कहना चाहते हैं कि अगर ये सारी चीज़ें जो हम डिस्कस करते हैं अगर आपको समझ में नहीं आता है तो खुद से भी आप थोड़ा सा क्लियर करने की कोशिश करिए, क्योंकि नोबडी इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। हम ये नहीं मानते कि हमें सब कुछ आता है, हमें बहुत सारी चीज़ें नहीं आती हैं। जो यहाँ पर इसके पहले जब हम लोग, चूँकि बीएड में हमें यही सिखाया जाता है कि जो अधिगम होता है वो जीवन पर्यंत चलता रहता है, हम हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम पूरे परिपक्व हो चुके हैं, हमें भी पूरा जीवन लग जाएगा सीखने में। तो ये चीज़ें आपके लिए भी है कि आप यहाँ पे हम डिस्कस तो कर ही रहे हैं, आप भी अपने तरफ से कुछ ना कुछ सीखने का प्रयत्न करिए। यहाँ पे तो हम यूपीएच के माध्यम से डिस्कस कर रहे हैं, अगर आपके पास कोई और बुक है तो आप उससे भी
देख सकते हैं, उसमें भी हो सकता है इससे अच्छी विशेषताएं, इससे अच्छे पॉइंट हो। तो दोस्तों ये तो एक माध्यम है हमारा और आपका, एक तरह से हम आपसे जुड़ सकते हैं इस माध्यम से, और कहीं ना कहीं हमारे अंदर जो भी चीज़ें हैं वो हम आपको देने का प्रयत्न करते हैं। तो दोस्तों ये एक मेरा छोटा सा प्रयास है। और दोस्तों आप वीडियो को लाइक कर दिया करिए, क्योंकि आपके लाइक से हमें एक प्रोत्साहन मिलता है कि हम अपने छोटे भाई बहनों के लिए कुछ तो कर पा रहे हैं। तो दोस्तों चलिए देखते हैं यहाँ पे नंबर 6 पॉइंट पे, उत्तम पाठ योजना में सहायक सामग्री के प्रकार, रूप व स्थान निश्चित होता है, इसलिए इसे शिक्षण कार्यों का दर्पण कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करें, जो उत्तम पाठ योजना होती है उसमें जो सहायक सामग्री के प्रकारों का प्रयोग किया जाता है वो कहीं ना कहीं जो भी सही समय होता है उस सही समय पर, और जो भी सहायक सामग्री का प्रयोग करना, एक स्थान जहां पर छात्रों को उदाहरण के माध्यम से सामग्री से कनेक्ट करके पाठ्य वस्तु को समझाना है, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं एक उत्तम पाठ योजना का एक दर्पण होती हैं, जहां पर शिक्षक इन सहायक सामग्री के माध्यम से अपने शिक्षण कार्य को तो प्रभावशाली बनाता है, साथ ही वो उस सामग्री के माध्यम से अपनी उस शिक्षण कार्य के माध्यम से खुद को सेटिस्फैक्शन महसूस करता है। एक तरह से उसको भी अंदर से संतोष होता है कि उसने जो भी अपने छात्रों को समझाया वो बिल्कुल करेक्ट है, और इस वे में उनके छात्रों ने भी अच्छे ढंग से समझा। तो दोस्तों यहाँ पर आपका 6 पॉइंट कंप्लीट हो चुका है। अब हम देखें यहाँ पर नंबर 7 पॉइंट, उत्तम पाठ योजना में पाठ के प्रत्येक पद के लिए कुछ समय निर्धारित होता है, इसमें व्यर्थ की विषय वस्तु छात्रों के लिए स्थान नहीं रखती है। तो दोस्तों ये पॉइंट हमने देख लिया है कि इसमें जो भी पद होते हैं वो डिवाइड, जो पाठ्य वस्तु होते हैं वो कई पदों में डिवाइड करके पढ़ाता है शिक्षक इस पाठ योजना के अंतर्गत और उत्तम पाठ योजना के अंतर्गत, और वो जो पद होते हैं वो एक तरह से उनके समय भी निर्धारित होते हैं, जिसके माध्यम से शिक्षक अपने शिक्षण कार्य को सही समय पर भी पूरा कर लेता है और छात्रों को सही ढंग से अधिगम भी करा लेता है। दोस्तों अब हम देखें नंबर 8 पॉइंट पे, पाठ योजना में नई विषय वस्तु को छात्रों के पूर्व ज्ञान से संबंधित करके अध्यापित किया जाता है, इसमें शिक्षण सूत्रों के माध्यम से शिक्षण अधिगम को सरल व स्पष्ट बनाया जाता है। तो दोस्तों इसके पहले ये तो यहाँ पे 8 पॉइंट पे दिया गया है, लेकिन अगर हम बात करें तो ये पहले पॉइंट पे भी हो सकता है कि जो सबसे सटीक पॉइंट क्या है कि जो पाठ योजना होती है उसमें विषय वस्तु को छात्रों के पूर्व ज्ञान से संबंधित किया जाता है, क्योंकि ये तो हमें पता नहीं होता है कि कौन से छात्र को सही ढंग से पता है, किसको नहीं पता है। तो इसलिए यहाँ पर पाठ योजना बनाने का मेन मोटिव ये भी होता है कि यहाँ पर इस पाठ योजना के माध्यम से हम छात्रों के पूर्व ज्ञान को तो टटोलते ही हैं, साथ ही उसका पूर्व ज्ञान नवीन ज्ञान से कनेक्ट करके उसे पूर्ण बनाने का प्रयत्न किया जाता है, जिससे कि वो उस विषय के बारे में सही जानकारी प्राप्त कर पाता है। तो दोस्तों यहाँ पर और साथ ही इसमें देखें तो शिक्षण सूत्रों के माध्यम से शिक्षण अधिगम को और सरल और स्पष्ट बनाने का प्रयत्न किया जाता है। कहीं ना कहीं जो शिक्षण सूत्र होते हैं, जहाँ पर हम देखेंगे सरल से कठिन की ओर, तो ये सारी चीज़ें क्या है, शिक्षण सूत्र ही तो हैं, जिसके माध्यम से छात्रों को जहाँ पे आसान से आसान चीज़ों को सबसे पहले बताया जाता है और फिर धीरे धीरे उनको कठिन चीज़ों की तरफ ले जाया जाता है, जिससे कि वो जो अधिगम है उसको बोझ नहीं महसूस करते, जिससे कि वो अपनी पढ़ाई को बोझ नहीं महसूस करते, बल्कि उसमें वो आनंद लेके पढ़ते हैं। क्योंकि जब छात्रों को देखिए, अभी अगर जब आप गए होंगे टीचिंग करने तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं ना कि जिन्हें नहीं समझ में आता तो वो डर के मारे बिल्कुल पीछे वाली सीट पे जाके बैठेंगे। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, जब छात्रों को सही से समझ में आता है तो उनके अंदर कॉन्फिडेंस होता है। यही चीज़, ऐसा नहीं है कि हम भी तो छात्र जीवन जी चुके हैं, तो हमें भी तो ये सारी चीज़ें पता है कि जो चीज़ हमें समझ में आती है वो चीज़ हम बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं, लेकिन जो चीज़ हमें समझ में नहीं आती हमारा जो कॉन्फिडेंस होता है वो लो होता है। तो यही सारी चीज़ें छात्रों के साथ भी होती है। दोस्तों जब हम खुद को छात्र की जगह पे रख के देखें, एक अच्छे शिक्षक का गुण भी यही है कि एक अच्छा शिक्षक जो होता है, एक आदर्श शिक्षक जो होता है, वो अपने छात्रों के लेवल तक जाके शिक्षण कार्य करता है, क्योंकि वहाँ पर जब तक वो अपने छात्रों के लेवल तक, स्तर तक जाके नहीं शिक्षण कार्य करेगा, तब तक उसके जो छात्र हैं वो ना तो सही ढंग से अधिगम कर पाएंगे, ना ही उन्हें चीज़ें समझ में आएंगी। तो दोस्तों यहाँ पर
जो अधिगम होगा वो सरल और स्पष्ट होता है इस पाठ योजना के माध्यम से, जिसकी वजह से छात्र सही ढंग से अधिगम कर पाते हैं। अब हम देखें, यहाँ पर हो गया आपका 9 पॉइंट देखते हैं। पाठ योजना के माध्यम से व्यक्तिगत भिन्नता और छात्रों की आवश्यकताओं की पूर्ति का पूरा ध्यान रखने के साथ साथ विषय वस्तु को सरल व स्पष्ट ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो पाठ योजना तैयार की जाती है उसमें व्यक्तिगत भिन्नता का ध्यान रखा जाता है, क्योंकि जो छात्र होते हैं, इसके पहले भी हम लोग डिस्कस किए कि जो छात्र होते हैं उन अलग अलग व्यक्तिगत भिन्नता वाले होते हैं, जिसमें हम सामान्य बालक, पिछड़े बालक और प्रतिभाशाली बालकों को देखते हैं एक ही कक्षा में। तो ऐसे बालकों के लिए शिक्षक के माध्यम से शिक्षण कौशल का प्रयोग किया जाता है, जहां पर प्रत्येक छात्र को चीज़ों को समझाने का प्रयत्न किया जाता है पाठ योजना के माध्यम से, और साथ ही उदाहरण के माध्यम से, सहायक सामग्री के माध्यम से। तो ये जो सारी चीज़ें यूज होती हैं वो एक पाठ योजना के अंतर्गत यूज होती हैं, जहाँ पर शिक्षक उन सारे वे का प्रयोग करता है जिससे कि वो अपने छात्रों में अधिगम को सही ढंग से करा पाए। तो दोस्तों 9 पॉइंट तो हो गए। दोस्तों यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं, आपको भी जो चीज़ें जहाँ से भी सूटेबल मिले आप वहाँ से करिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप यूपीएस से ही पढ़िए, इसके अलावा भी आपको जहाँ से भी सूटेबल मिले, जो भी चीज़ें, जो भी पॉइंट आपको अच्छा लगे, यहाँ पे हम रटा नहीं रहे हैं, बल्कि हम आप डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं कि इन चीज़ जो अच्छी पाठ, क्योंकि आप तो टीचिंग कर चुके हैं तो टीचिंग के विषय में आपको तो अनुभव होगा ही, और जो भी टीचिंग आप करते हो आप लेसन प्लान के अंतर्गत करते हैं, तो लेसन प्लान की जो खासियत होती है उसमें वो सारी चीज़ें आपको पहले से पता है, यानी कि उसकी जो विशेषताएं होती हैं वो सारी चीज़ें आपको पता है। बस उसको लिखने के लिए हमें थोड़ा सा डिस्कस करने की आवश्यकता थी, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस कर ही रहे हैं। तो यहाँ पर आपका 9 पॉइंट हो गया। अब हम देखते हैं 10 पॉइंट। पाठ योजना द्वारा शिक्षक को उचित ढंग से महत्वपूर्ण प्रश्न करने की प्रेरणा मिलती है और पाठ सामग्री निश्चित समय के अनुसार व्यवस्थित रहती है। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करें, एक तरह से जब एक शिक्षक पाठ योजना का निर्माण कर लेता है तो कहीं ना कहीं उसे भी शिक्षण कार्य करने में आसानी होती है, क्योंकि वहाँ पर वो क्रमबद्ध तरीके से शिक्षण कार्य करता है। तो जो भी मेन पॉइंट होते हैं वो तो शिक्षक सिस्टमैटिक वे में समझाने का प्रयत्न करता है, ये साथ ही जो उसका शिक्षण कार्य है वो और प्रभावशाली बन जाता है, जहाँ पर चूँकि एक शिक्षक अपने छात्रों को हर वे में समझाने का प्रयत्न करता है और एक ही पाठ्य वस्तु को किस तरह से वो समझाए कि समझ में आए, इसके लिए वो अलग अलग शिक्षण विधियों का भी प्रयोग करता है। और यहाँ पर हम बात करें उचित ढंग से महत्वपूर्ण प्रश्न करने की प्रेरणा भी पाठ योजना के माध्यम से ही शिक्षक को मिलती है। तो शिक्षक भी कहीं ना कहीं प्रेरित होता है जब वो पाठ योजना का निर्माण करता है कि किस तरह से छात्रों को वो अच्छे से अच्छे ढंग का प्रयोग करके शिक्षण कार्य करे, और साथ ही जो पाठ्य सामग्री है निश्चित समय के अनुसार वो व्यवस्थित करे, और उसमें पाठ्य सामग्री के माध्यम से जो भी शिक्षण कार्य वो प्रभावशाली बने, साथ ही जिससे कि शिक्षक का शिक्षण उद्देश्यपूर्ण हो और अपने छात्रों के अधिगम के माध्यम से उनका व्यवहार परिवर्तन भी कर पाए। तो ये सारे एक तरह से अच्छी पाठ योजना की विशेषताएं होती हैं, जिसके माध्यम से शिक्षक का जो शिक्षण कार्य होगा वो प्रभावशाली बनेगा। तो दोस्तों इस तरह से ये क्वेश्चन समाप्त होता है। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताया करिए कि हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगता है। और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारे सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।